ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर अभी तक फिलहाल मैं आपके साथ एक लेक्चर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने जिस इंट्रोडक्शन के पोर्शन को कवर किया हुआ था। ओके, अब आज का जो हमारा सेकेंड लेक्चर है ना, इस पे हम हमारे इंट्रोडक्शन के पोर्शन को ही आगे कंटिन्यू करने वाला है। तो एक बार जस्ट मैं आपको इतना बता देती हूँ इंट्रोडक्शन पे हमने क्या बात की थी। देखिए, इंट्रोडक्शन पे सिंपली मैंने आपको बताया था कि आखिर ये एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। विद एग्जांपल हमने सारी बातें की थी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी दिखाया था और केमिकल रिएक्शंस भी दिखाई थी विद मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद मैंने एक चीज आपको बोली थी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए उस केमिकल रिएक्शन को फॉलो करने के लिए आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पाथवे होते हैं। डिफरेंट टाइप के पाथवे मतलब देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, ओके, अब आपको घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, सपोज जस्ट। ओके, आपने घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। अब देखो, घर आपका इनिशियल पॉइंट है, स्कूल आपका फाइनल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स हैं। ओके, अब घर से स्कूल जाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक ही रास्ता होगा, रास्ते तो अलग अलग होंगे। आप चाहें तो आप शॉर्ट रास्ता चूज कर सकते हैं और घर से स्कूल पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो घूम फिर के मार्केट से घूम फिर के होके आए और घर से मार्केट स्कूल में अपना पहुंच जाए। ओके, और मे भी हो सकता है आप कोई जंगल वाले सुनसान रास्ते से आए और वहां से भी आप जाके अपने स्कूल में ही पहुंचेंगे। तो बात सिंपल सी ये है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके फिक्स है, लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर अगर आपको जाना है तो आप डिफरेंट टाइप के पाथवेज को फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज आपके रिएक्शन में होती है। ये घर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपको पता है आपके लिए नोन आपके पास क्या होता है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही तो होते हैं। और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब भी आप कोई रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो हमारे फिक्स हैं। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के पाथवे होते हैं। जैसे स्कूल से घर या फिर घर से स्कूल जाने के लिए डिफरेंट टाइप के रास्ते हैं, वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के पाथवे होते हैं। और डिफरेंट टाइप के, इन्हीं डिफरेंट टाइप के पाथवेज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो हम ये जो यहाँ पे मैकेनिज्म पे डिस्कशन लेने वाले लेक्चर नंबर सेकंड पे, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात यही है कि जब भी आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते टाइम आप जो डिफरेंट टाइप के पाथवेज को फॉलो करते हैं उन पे ही हमने डिस्कशन लिया हुआ है। तो जनरली एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी आप करवाते हैं तो यूजुअली आपके पास क्या होते हैं, तीन पाथवे होते हैं। जैसे इतनी चीज समझो। ओके, तीन पाथवे में से पहला होता है आपका SE2, दूसरा होता है सॉरी SE1 और लास्ट होता है आपका SEI। ओके, अब ये जो SEI है मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे इस पे बात की थी, बट ये SEI आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है। ओके, तो इसे अभी जस्ट मैं स्किप कर रही हूँ, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस पे भी हम लेक्चर बना लेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट इतनी चीज ध्यान पर रखो, आज जो हम पाथवे डिस्कशन में लेने वाले हैं वो हमारा पहला पाथवे है, जो रहेगा हमारा SE1 पाथवे। ओके, अब हमने सिंपली SE1 पाथवे में ये समझना है कि ये SE1 पाथवे होता क्या है। अब अगर आपकी रिएक्शन जो है वो SE1 पाथवे को फॉलो करेगी तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, इसके लिए हम यहाँ पर कोई एक रिएक्शन भी समझेंगे, साथ ही साथ एक इसके मैकेनिज्म को भी कवर करेंगे। मैकेनिज्म में जनरली यहाँ पर दो स्टेप होते हैं, उन दोनों स्टेप्स को हम लोग डिस्कशन में लेंगे। ओके, अब यहीं पे हमारा मैकेनिज्म फिनिश नहीं होगा, इसके बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो SE1 पाथवे को फॉलो कर रही होंगी। उसके साथ साथ हम इस SE1 पाथवे, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पाथवे है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी हमने डिस्कशन में लेना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम पर्टिकुलरली डिस्कशन में लेने वाला है। तो मैंने होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब मैं पर्टिकुलरली हमारे लेक्चर को डिस्कशन में लेती हूँ। ओके, तो देखो फर्स्टली यहाँ पे सेम चीज लिखी है। फर्स्टली बोल रहा है SE1 पाथवे होता क्या है। तो देखो यहाँ जितना भी थ्योरी मटेरियल मैंने ऐड किया ये आपने एज इट इज एग्जाम में ऐड करना है। ओके, तो फर्स्टली देखो हम यहाँ पे पहले ही समझते हैं कि SE1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आगे का बिल्कुल ईजी है, मतलब डेफिनेटली आपको क्लियर आने लगेगा। तो SE1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो सबको पता है S मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो सारी के सारी एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। अब देखो सबको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे ग्रुप की हेल्प से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसकी हेल्प से होने वाला है, हमारे E की हेल्प से। E किसके लिए स्टैंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो हमने यहाँ पर को क्या लिखा है, SE मतलब कि हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूट करने वाला जो एजेंट है, जो सब्स्टिट्यूशन में यूज होने वाला है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो है हमारी इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब इसके आगे एक नंबर लिखा है 1। तो ये जो नंबर लिखे है ना 1 2 I, यही नंबर डिटरमाइन करता है हमारे पाथवे को। रिएक्शन तो कॉमन है लेकिन कौन
कौन सा पाथवे वो डिटरमाइन करते हैं ये नंबर्स के थ्रू। तो हमको पता है 1 मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, और हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि जब भी हम यूनिमोलिकुलर पाथवे को फॉलो करते हैं तो हमारी रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और अगर रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी तो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अलग होंगे। देखो रिएक्शन में सबसे जरूरी क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही तो होता है। तो हमको पता है जो स्टेप सबसे ज्यादा स्लो चलेगा वही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और अगर आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता चल गया तो आप रिएक्शन की रेट निकाल सकते हैं, और जहां पे आपको रेट सबसे ज्यादा मिलेगी, सबसे फास्ट रिएक्शन मिलेगी, उस पाथवे से आप अपनी रिएक्शन कराएंगे। सिंपल, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे हमारा मेन चीज है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फॉलो करना, जो कि आपके जो नंबर्स हैं इनके बेसिस पर वरी होता है। जब भी हम 1 की बात करेंगे तो हमारी रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, और जो पहला स्टेप होता है, मैं सारे रीजन भी आपको क्लियर करूंगी, ये जो पहला स्टेप होता है ये ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, अब समझो इतना तो क्लियर हो गया ना। अब जब भी अभी देखो हम SE1 की बात करे थे, अगर मैं SE2 की बात करती तो आपको पता है 2, बाकी सारी चीजें सेम है। 2 किसके लिए स्टैंड करेगा, जैसे 1 यूनिमोलिकुलर के लिए था तो 2 करेगा बाईमोलिकुलर के लिए, और जब भी आप बाईमोलिकुलर की बात करते तो रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। अब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अलग होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रेट की वैल्यू आएगी वो अलग होगी। तो आपको यही चीज चेक करना है कि आपका रेट क्या निकल रहा है, रेट जहां पे आपको ज्यादा मिलेगा वहां मतलब उस पाथवे को आप फॉलो करेंगे। इतनी चीज हुई। अब देखो ये समझ गए, अब आपको मैं थ्योरी के साथ ले जाती हूँ। तो SE1 रिएक्शन होती क्या है, तो सुनिएगा। तो यहाँ पर लिखा है SE1 रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक टाइप का केमिकल चेंज है या फिर एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बिकॉज इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि हमारा क्या है एलिफेटिक सबस्ट्रेट, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कराते हैं तो हमको ये ऑब्जर्व होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे एलिफेटिक सबस्ट्रेट के जो वीकर ग्रुप है उसे डिस्प्लेस कर देता है या फिर सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक वन टाइप यानी कि यूनिमोलिकुलर है, इसका कैसे पता चलेगा। तो यूनिमोलिकुलर के केस में आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि ये जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है इसमें रिएक्शन के बीच में हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है। अब वो इंटरमीडिएट क्या है, इसको आप कैसे ध्यान पर रखेंगे। तो देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, तो हमने SN1 और SN2 तो ऑलरेडी डिस्कशन में ली हुई है। तो ये जो SN1 रिएक्शन होता है ना, ये आपकी SE1 रिएक्शन के सिमिलर होता है। ओके, और जो SN2 रिएक्शन होता है वो आपकी SE2 रिएक्शन के सिमिलर होता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो देखो अभी आप सेकंड वाले पे मत जाओ, बाईमोलिकुलर को छोड़ो, अभी आप यूनिमोलिकुलर पे ध्यान दो। तो SN1 रिएक्शन मैंने बोला SE1 के सिमिलर होगा, बाकी मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ आपकी एज इट इज होंगी, कॉमन होंगी। ओके, डिफरेंस कहाँ पे आता है, इनके इंटरमीडिएट पे। जब भी आप SE1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो इंटरमीडिएट आपको हमेशा क्या मिलता है, कार्बो एनायन, और जब भी आप SN1 पाथवे को फॉलो करते हैं तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलता है वो हमेशा क्या होता है, कार्बोकेटायन। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हमको एक ही चेंज देखने को मिलता है कि इनकी इंटरमीडिएट वरी कर रहे हैं, बाकी मैकेनिज्म आपकी एज इट इज है जैसे आपने पहले पढ़ी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की SE1 टाइप रिएक्शन है। इसका कंफर्म हमको इसलिए हुआ कि इस रिएक्शन के बीच में हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो जब भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो समझ लेना ये एक टाइप की यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्लियर हुआ। अब यही चीज अगर यहाँ कार्बो एनायन के बदले कार्बोकेटायन हो जाता तो रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर भी होती, लेकिन किसके थ्रू हो रही होती, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रही होती। क्लियर हुआ। तो देखो अभी तो आपको लग रहा होगा थ्योरी है, याद करना पड़ा है, बट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नीचे जब मैं आपको क्या इसका सारी मैकेनिज्म वगैरह शो कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपको क्या डिफाइन कर रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको SN1 और SE1 के बीच में डिफरेंस क्लियर किया ना, उसी डिफरेंस को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द मैकेनिज्म इज क्वाइट एनालॉगस विद द SN1 रूट एक्सेप्टिंग द नेचर ऑफ अ इंटरमीडिएट। ये बोल रहा है जो आपकी SE1 रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है वो आपकी SN1 रिएक्शन की बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो किसका है, नेचर ऑफ इंटरमीडिएट। यानी कि दोनों के केस में मैकेनिज्म वगैरह कॉमन रहेगी, लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट है उसका नेचर आपका डिफरेंट होगा। क्यों होगा, बिकॉज हमको पता है SN1 के केस में आपका जो अप्रोच करने वाला एजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से
से हमको जो इंटरमीडिएट मिलता है वो हमारा क्या होता है, कार्बोकेटाइन यानी कि पॉजिटिव स्पीसीज। लेकिन जब भी हम SE1 के जो जाते हैं तो मैकेनिज्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, लेकिन अप्रोच करने वाला एजेंट हमारा अब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कार्बोएनायन। तो बस सिंपल सा इतना सा नेचर ऑफ इंटरमीडिएट का डिफरेंस है, उसके अलावा सारी चीजें आपकी क्या है, बिल्कुल कॉमन है आपके SN1 रिएक्शन और SE1 रिएक्शन में। इतनी चीज क्लियर हुई। तो अब हमने थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया, अब हम प्रॉपर चलते हैं हमारी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पर, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। थ्योरी में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्टली बोल रहा, अगर हम रिएक्शन लें, हम एक कॉमन रिएक्शन ले रहे हैं जहां पे हम लोग SN1 रिएक्शन को शो कर सके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई हुई है। ये बोल रहा, सबसे पहले हमारे पास हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि हमारा एक टाइप का एलिफेटिक सबस्ट्रेट है। तो ये हमारा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हमको क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहे हैं, इसमें आपके 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आपका L ग्रुप लगा है। तो ये L ग्रुप आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये एक टाइप का वीकर ग्रुप है। कार्बन एंड ये लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो हमने इसे L से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बोल रहा है, इनिशियली आपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, हमने क्या बोला था आगे थ्योरी पे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमने किसके प्रेजेंस में कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन कंडीशन में हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया। तो जैसे हमने रिएक्शन कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो हमको देखने को मिला कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल ने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो वीकर ग्रुप था, उस ग्रुप को बाहर एलिमिनेट किया, उसे बाहर सब्स्टिट्यूट किया और उसकी जगह में जाके बैठ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, इस वीकर ग्रुप को बाहर निकाला। भी कैसे ग्रुप निकल रहा है, कैसे चार्जेस आ रहे हैं, क्यों निकल रहा है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, वो तो मैकेनिज्म में क्लियर होगा। तो अभी जैसे रिएक्शन में इतनी चीज ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने अप्रोच किया, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला, और हमको पता है लिविंग ग्रुप को देखो क्या इंडिकेट यही तो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज में हमको दिखा रहा है इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड किया, नेगेटिव चार्ज में दिखा रहा है कि लिविंग ग्रुप ने आपका रिमूव किया। तो और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गए। ओके, अब यहाँ पे मैंने 2 टाइप की स्पीसीज दिखाई हुई है हमारे प्रोडक्ट में। पहली स्पीसीज तो वो है जहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल सेम पोजीशन में जुड़ा हुआ है जहां पे आपका लिविंग ग्रुप था। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी देखा है, तो हम बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, यानी कि कॉन्फिगरेशन आपका रिटेन रहा है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आए हैं। तो जो अरेंजमेंट था आपके एटम्स का 3D में, वो आपका एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या देखने को मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि कॉन्फिगरेशन आपका एज इट इज है, जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप गया है उसी पोजीशन से आपका इलेक्ट्रोफाइल भी आया हुआ है। ओके, लेकिन दूसरे साइड जाए तो दूसरे साइड हमको क्या दिख रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि आपका जो कॉन्फिगरेशन इनिशियली था वो आपका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। अब वो कैसे हुआ होगा, हुआ कुछ स्टेप से होगा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है इसने बैक साइड से अप्रोच किया होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल ने पीछे से अप्रोच किया होगा। जैसे ये पीछे से अप्रोच करेगा, आगे से बॉन्ड आपका एलिमिनेट होगा, बिकॉज देखो ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। कार्बन कितने पॉसिबल बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। तो इनिशियली इसके पास 4 थे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को तो अप्रोच करना है, बिकॉज कार्बन को क्या मिलेगा, देखो कार्बन को ये जो लिविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है वो वीकर मिलेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करना चाहेगा, और हमारे लिए तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक सी चीज है, नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने बॉन्ड को टूटना ही होता है। तो ये अप्रोच करना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल से, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल से अप्रोच करना चाहेगा तो 2 पार्शियल बॉन्ड इनिशियली हमको मिलेंगे। एक पार्शियल बॉन्ड आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा, एक पार्शियल बॉन्ड आपके लिविंग ग्रुप के साथ होगा। तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा पॉसिबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड आपका प्रॉपर हो जाएगा और लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉन्फिगरेशन है वो इन्वर्स हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल जो ग्रुप है इसका कॉन्फिगरेशन 3D में अरेंजमेंट क्या हो गया, बदल गया, इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, पहले आगे साइड था पीछे साइड हो गया। तो हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें पहला तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, बस रिएक्शन में इतना ही था। ओके, नाउ अब आगे बात करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में हमने क्या करना होता है, रिएक्शन में जो हमने स्टेप फॉलो किए हुए, जैसे हमने बोला कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो एलिमिनेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अप्रोच करेगा। अब बात ये भी हो सकती है, इस लिविंग ग्रुप को ही हमने क्यों निकाला, मतलब इस एल को ही हमने क्यों निकाला, हम यहाँ से R3 ग्रुप R1 या फिर R2 भी तो निकाल सकते थे। तो ये जो पॉइंट्स रहता है ये हमें कब क्लियर होते हैं, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ओके, अब देखो मैकेनिज्म में यहाँ थ्योरी लिखी हुई है, बट मैं डायरेक्टली आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज आप पहले मैकेनिज्म को समझिए। अगर आप उसे समझ जाएंगे ना तो आप थ्योरी खुद ब खुद ऐड कर लेंगे। ओके, अब मैकेनिज्म में आपको क्या बताया, जस्ट सुनेगा। देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बोला कि जब भी आप SE1 रिएक्शन कराते हैं या फिर SE1 पाथवे को फॉलो करते हैं, तो आपको इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। ओके, अब वो 2 स्टेप क्या है,
तो ये बोल रहा है पहला स्टेप पहले सुनिएगा, पहला स्टेप आपका क्या है, हेटेरोलाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबसे पहले आपने क्या बोलना है, आपका जो सबस्ट्रेट है यानी कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें आपने हेटेरोलाइसिस कराना है। ओके, तो जैसे आप इसमें हेटेरोलाइसिस कराएंगे ना, अभी रिएक्शन करके दिखाऊंगी, जैसे आप इसमें हेटेरोलाइसिस कराएंगे आपको आपका इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोनाइन मिल जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग पे बोला था। अगर ये SN1 सॉरी SE1 के बजाय SE2 होता तो आपको यहाँ पे ये वाला कार्बोनाइन नहीं मिलता। ओके, सॉरी हाँ, कार्बोनाइन नहीं मिलता। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप में जैसे आपको कार्बोनाइन मिलेगा उसमें फिर आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराएंगे, बिकॉज हमने रिएक्शन कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल भी तो लिया है। तो इसमें आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में अपने इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच कराना है अपने कार्बोनाइन में, और जैसे आप अप्रोच कराएंगे वैसे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात। तो जो आपसे बोला गया बस आप वो करते हुए जाइएगा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखो कराते हुए भी चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हेटेरोलाइसिस इन अ सबस्ट्रेट, यानी कि अपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, वही लिया जो ऊपर लिया था, बाकी जो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन में लेंगे। तो हमने हमारा सबस्ट्रेट लिया, इसमें हमने हेटेरोलाइसिस करानी है। हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो सबको पता है लाइसिस मतलब होता है क्लीवेज, यानी कि आपने यहाँ पर को बॉन्ड को तोड़ना है। ओके, बट कैसे तोड़ना है, यहाँ पर लिखा है हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है, अनइक्वली। तो जैसे आपको मैंने पहले के ऑर्गेनिक वाले लेक्चर्स पे भी बताया कि जनरली जब भी हम कोई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो तरीके से तोड़ते हैं, आइदर होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, आइदर उसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब होता है इक्वल क्लीवेज। इक्वल क्लीवेज का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने ऑलरेडी आपको नोन है तो आप स्किप भी कर लीजिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास दो आइटम है एक्स एंड वाई, और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि एक्स ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, वाई ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। ओके, अब मुझे फिर भी क्या चाहिए, इस बॉन्ड को मुझे क्लीव करना है। अब मैं क्लीव कैसे कर सकती हूँ, क्लीवेज के तो दोनों चांसेस है, आप होमोलिटिक भी करा सकते हो, हेट्रो भी करा सकते हो। अगर मैं बोलूं मैं होमो करा रही हूँ, तो होमो मतलब होता है इक्वल, यानी कि मैं ये चाहूंगी कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो जाए, एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स को मिल जाए, वाई का इलेक्ट्रॉन वाई को मिल जाए। यानी कि जैसे आप बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको आपके रेडिकल मिल जाएंगे, एक्स रेडिकल एंड वाई रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं होमोलाइटिक के बदले हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराना चाहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, हेट्रो मतलब होता है अनइक्वल, यानी कि आप बॉन्ड को तोड़ेंगे और बॉन्ड के अंदर क्या बने, आपके इलेक्ट्रॉन बने भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या अनइक्वली शेयर होंगे किसी एक एटम के ऊपर। अब वो कौन सा एटम होगा, तो हमको पता है जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कैसे, अगर मैं बोलूं एक्स की नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू वाई, यानी कि एक्स आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वाई आपका कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो मुझे पता है और आप सभी को भी पता है कि एक्स के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि एक्स की नेगेटिविटी ज्यादा है, और वाई के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, जो कि ये इंडिकेट करेगा वाई की नेगेटिविटी कम है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक और तरीके से मैं आपसे समझाती हूँ। देखो होता ही है, इनिशियली जब भी एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बना होगा, वो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रेजेंट होंगे सेंटर पे। ओके, लेकिन जैसे हमको लगा कि एक्स की नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू वाई, तो होगा ये नेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो पहले सेंटर पे बैठे हुए थे, खुश थे, आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने क्या कर दिया, किसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, एक्स की ओर अट्रैक्ट होने लगे, और एक्स के पास जाके बैठ गए। तो अब हमको क्या लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो एक्स के पास ज्यादा है। अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्स ज्यादा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हमको लग रही है, तो हमने इसके ऊपर लगाया कि ये एक नेगेटिव एटम बनने वाला है, और यहाँ से अगर इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब अगर मैं बोलूं मुझे बॉन्ड क्लीव करना है, तो देखो अब यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो हेट्रोलिटिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, मतलब जो बॉन्ड टूटा हुआ है, इसमें हमको जो एक्स मिला इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन चलेगी, दो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और वाई बेचारे का इलेक्ट्रॉन भी एक्स ले गए, यानी कि इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो हमको क्या मिला, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कैटायन एंड एनायन। क्लियर हुआ। तो ये चीज ध्यान रखनी है, होमो के केस में रेडिकल्स मिलते हैं और हेट्रो के केस में कैटायन एंड एनायन मिलते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पे हमने जो क्लीवेज कराई है वो हेट्रोलिटिक ही क्यों कराई है, हम चाहते तो होमोलिटिक भी करा सकते थे। तो मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई हुई है कि जब भी हम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, यानी कि अगर मैं बोलूं रिएक्शन कंडीशन में मुझे एच न्यू दिया होता या कोई रेडिएशन दी होती, तब जाके मैं यहाँ पे जो क्लीवेज कराती वो कौन सी होती, होमोलिटिक होती। होमोलिटिक क्लीवेज जनरली कब होते हैं, जब रिएक्शन कंडीशन में रेडिएशन गिवन है। यहाँ तो कोई रेडिएशन गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पर को क्या कराते हैं, हमारी हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये बोल रहा है आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें आप क्या करो, सिंपली हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो। ओके, अब आप बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमने कहाँ पे करानी है, तो देखो आप ये देखेंगे कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर है, बिकॉज जिस बॉन्ड में ज्यादा पोलरिटी होती है वो बॉन्ड आपका वीकर होता है और वो आसानी से टूटता है। तो हमको यहाँ पे अभी क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है जिसमें से 3 वैलेंसी तो आर ग्रुप
लेके बैठे हुए हैं। ओके, आर ग्रुप मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक पोजीशन में आपका कोई लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कार्बन के साथ आपका कोई अल्काइल ग्रुप बैठा है तो अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन ही हुआ। तो कार्बन और कार्बन में तो आपको कोई भी पोलरिटी नहीं दिख रही, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं ये बॉन्ड आपके क्या है, स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये बॉन्ड आपका ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू दिस। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हमारा एलिमिनेट करना है। अब लिविंग ग्रुप जैसे एलिमिनेट होगा, हमको पता है लिविंग ग्रुप की अगर नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो लिविंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और जब भी आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट होगा, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमको क्या मिला, लिविंग ग्रुप तो आपका बाहर एलिमिनेट हो गया और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बो एनायन हमको इंटरमीडिएट के फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि हमको ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि ये जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, अब क्यों होगा इसको आप समझेंगे, पहले सेकंड स्टेप को समझ लेते हैं। तो देखो सेकंड स्टेप में आपसे क्या करने को बोला, जिस जो बोला है वो करो। यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना है आपके इंटरमीडिएट यानी कि कार्बो एनायन पे। तो रिएक्शन कंडीशन में जो आपका कार्बो एनायन है, इसे मैंने लिया, इसका अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल से कराना था तो मैंने रिएक्शन कंडीशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। अब आपको पता है ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि आयंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख के डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, तो इन्होंने अप्रोच किया। ओके, और रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा फास्ट हुई, बिकॉज दोनों आयंस हैं, बहुत जल्दी अप्रोच कर लेंगे। जैसे दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वही हो गया, दोनों अपोजिट आयंस हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, और जैसे अप्रोच होगा वैसे आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अब अप्रोच की डायरेक्शन क्या है, जैसे मैंने ऊपर बोला था, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये तो कार्बन ही है ना, और देखो इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप की है, यानी कि अप्रोच यहाँ से भी पॉसिबल है, यहाँ से भी पॉसिबल है, कहीं से हिंड्रेंस वगैरह का कोई भी चांसेस नहीं है। तो अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है आपके कार्बन पे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो उल्टी होगी, बिकॉज लिविंग ग्रुप जो एलिमिनेट हुआ था वो इस साइड था, अगर मैं बोलूँ राइट साइड था, और जो आपका ऐड होने वाला ग्रुप है वो आपका कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 3D में, जो आपके एटम्स बैठे हुए थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, अल्टर हो गई। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चीज है, हमने अगर इलेक्ट्रोफाइल को पीछे से जोड़ दिया तो हमको हमारा प्रोडक्ट तो मिला, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल उसी डायरेक्शन से जुड़ रहा है जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला था, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एकदम रिटेन है, चेंज नहीं हुआ है। ओके, इतनी तो क्लियर है। तो देखो मैकेनिज्म हो गए, बहुत आसान है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि हमको ये चीज बतानी है कि इन दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा। देखो अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती तो वो स्टेप आपकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन अगर आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो हम एक स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, इन दोनों में से किसी एक स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहोगे। ओके, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहते हैं, तो ये भी मैंने बहुत बार बताया, जो हमारा सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज रेट डिटरमाइन मत करना मतलब देखो ना, जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा, अगर आप ऐसे बोलो, मैंने ये बार बार एग्जांपल दिया है कि अगर आप घर के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं और तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, तो सारे कमरों के अंदर, सारे रूम्स के अंदर क्या हो रहा है आप उसे देख नहीं पाएंगे, बिकॉज आप बहुत तेजी से गए हुए हैं। ओके, लेकिन अगर आप धीरे धीरे लटकते मटकते चलेंगे तो आपको क्या, सारे रूम्स के अंदर क्या क्या चल रहा है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा और दिखाई भी देगा। तो वही चीज है, जब भी आपकी रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगी तो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपकी रिएक्शन फास्ट हो रही है तो आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो वही चीज रहता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा वो स्टेप होता है जो आपका स्लोवेस्ट है। तो ये तो हमको पता है कि आपका फास्टेस्ट स्टेप है, बिकॉज दो अपोजिट आयंस है, एक दूसरे अप्रोच बहुत जल्दी कर लेंगे, तो बचा ये स्टेप। तो ये हमारा क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसलिए भी होता है बिकॉज देखो जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है वो आपका बिल्कुल स्टेबल है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कार्बन है सेंटर पे, जिसकी 4 वैलेंसी होती है, वो चारों वैलेंसी से जुड़ा हुआ है अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन अपने बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा है, ऐसा कुछ वो चांसेस भी है, वो तो हमने रिएक्शन करानी है तब हम यहाँ पर को क्लीवेज कर रहे हैं, वरना इस बॉन्ड को क्लीव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज कार्बन एंड लिविंग ग्रुप क्या है, अच्छे खासे दोनों बैठे हुए हैं, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है कि हमने तोड़ना पड़ रहा है बॉन्ड। तो ये भी आपका सेटिस्फाई है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो हम इस बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, और बॉन्ड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ये स्टेप। तो ये स्टेप आपका थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू दिस, तो ये स्टेप फास्ट हो गया, ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप हो गया। और स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। जब भी आप कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SE1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इतनी सी बात करनी थी, क्लियर हुआ ना। बस देखो
होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और बाकी इसकी अगर थ्योरी पे लेके चलो तो थ्योरी आपको यही बोल रही है कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, हेटेरोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट में क्या किया, ये बोल रहा है इसमें आपने क्या करना है, अपने सबस्ट्रेट पे यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या करनी है, हेटेरोलिसिस क्लीवेज करनी, यानी कि अनइक्वल क्लीवेज करनी है। और जैसे आप अनइक्वल क्लीवेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका इंटरमीडिएट यानी कि कार्बो एनाइन। क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, बहुत धीरे धीरे प्रोसीड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम बोल सकते हैं कि ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप ही हमारी रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर आपकी रिएक्शन मल्टी स्टेप वाली हो तो, अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी तो तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी तो प्रॉब्लम है। ओके। और दूसरे स्टेप पे फिर हमने क्या किया, नीचे का याद है सबको, दूसरा स्टेप बोल रहा है बहुत फास्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, दो आयंस है, एक आपका कार्बो एनायन, एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, और दोनों अपोजिट आयंस है, तो एक दूसरे के बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे और आपको आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थ्योरी पे आपने मटेरियल ऐड करना है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ओके। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा आसान था, होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल भी रहा होगा, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करने का सोचा है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसके अंदर हमने ये SE1 मैकेनिज्म का एग्जांपल्स कवर करने और साथ ही साथ स्टीरियो केमिस्ट्री कवर करनी है। ओके। तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।